आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9th की एसएस की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 36। ये आज का हमारा टॉपिक निर्धनता एक चुनौती और ये आज हम तीसरी वर्कशीट कर रहे हैं इसी टॉपिक पर। तो आज की तारीख 26 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। हम पिछली दो वर्कशीटों में निर्धनता के ही बारे में पढ़ रहे हैं और आज निर्धनता से संबंधित हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह है निर्धनता एक चुनौती। आज हम निर्धनता को एक चुनौती के रूप में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारी वर्कशीट आज हमें निर्धनता के बारे में क्या क्या बता रही है। मैं आपको याद दिला दूं, हमने पिछली वर्कशीट में भी निर्धनता के ही बारे में पढ़ा था और उसी से संबद्ध होकर यानी कि उसी से रिलेटेड होकर ही हमारी वर्कशीट आगे बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट ने हमने हमें क्या आज नई बातें बताने के बारे में सोचा है। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी निर्धनता को खत्म करना भारत की विकास रणनीति यानी भारत का विकास करने के लिए जो नीति बनाई गई है उसमें प्रमुख स्थान है निर्धनता को समाप्त करना। दोबारा अगर मैं इस बात को कहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के विकास के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसमें निर्धनता को खत्म करना पहला उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों में से एक है। सरकार ने इसके लिए दो प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इन दोनों शब्दों के क्या अर्थ हैं? वैसे तो हमारी वर्कशीट आगे हमें इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी दे ही रही है, लेकिन हम भी अपने शब्दों में या आसान शब्दों में इन्हें समझकर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब है धन या मुद्रा। मुद्रा के स्तर पर हम सकारात्मक वृद्धि को प्रोत्साहन दें। सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे वृद्धि नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे समवृद्धि लिखा हुआ है। वृद्धि और समवृद्धि में फर्क है। अगर आप इसे समझकर चलेंगे तो आगे आसानी होगी। वृद्धि और समवृद्धि में क्या फर्क है? देखिए, हम वृद्धि का मतलब अगर हिंदी में देखते हैं तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी या वृद्धि, माफी चाहती हूँ, बढ़ोतरी या बढ़ना। तो जैसे हम कहते हैं कि बच्चे के कद में वृद्धि हो गई है, बच्चे का कद बड़ा हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि नहीं विकास शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, समृद्धि को विकास बताया गया है, सिर्फ बढ़ोतरी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आप बहुत आसानी से सारी बात समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर का बढ़ना एक उम्र के साथ अच्छा होता है। एक उम्र में हमारी जो हाइट होती है वह बढ़ती है, लेकिन आपने सुना होगा एक बीमारी होती है ट्यूमर नाम की, और ट्यूमर में शरीर की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, शरीर का एक हिस्सा अंदर ही अंदर फैलने लगता है। तो वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसका बढ़ना अच्छा है? तो हम कहेंगे नहीं। तो बढ़ना अच्छा भी हो सकता है, बढ़ना खराब भी हो सकता है। जैसे बेरोजगारी बढ़ना या बेरोजगारी में वृद्धि होना, तो क्या वृद्धि होना बेरोजगारी में अच्छा है? यहाँ पे वृद्धि अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, खराब है। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी खराब चीज में वृद्धि की बात करेंगे तो वो अच्छी नहीं है। लेकिन समृद्धि शब्द हम हमेशा अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि खुशहाली में वृद्धि अगर होगी तो वो एक तरीके से समवृद्धि है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। वृद्धि शब्द खराब चीजों के साथ और अच्छी चीजों के साथ दोनों के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन समृद्धि शब्द केवल सकारात्मक शब्द है और उसी संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, ठीक। और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, मतलब जो लक्ष्य बना लिया है कि इतनी निर्धनता से हम लोगों को बचा लेंगे, इतने लोगों को हम बचाएंगे या इस सीमा तक हम निर्धनता को खत्म कर देंगे। तो देखते हैं आगे।
1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देशों के नाम हमने पढ़े थे, जो गरीबी के मामले में जहाँ पर लोग भारत जैसे देश से तो कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। और हमने उसी में पढ़ा था कि 1980 के दशक तक कोई खास समृद्धि जैसी चीज़ भारत में दिखाई नहीं देती, या विकास जैसी चीज़ भारत में बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जो बात हमें पिछली वर्कशीट में बताई गई थी। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही थी। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। अब देखिए, 1980 के बाद भारत ने आर्थिक विकास करना शुरू किया, समृद्धि विकास, आर्थिक विकास करना शुरू किया, और जो विश्व में सबसे तेज गति से देश अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर रहे थे या आर्थिक समृद्धि कर रहे थे, विकास कर रहे थे, भारत उनमें से एक था। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस तरह हम देख रहे हैं कि जब विकास होगा तो निर्धनता कम होगी। तो निर्धनता कैसे कम हो जाएगी? तो निर्धनता इस तरह कम होगी, जब आपका आर्थिक विकास होता है तो आपके पास ऐसे अवसर होते हैं जब आप अपनी मुद्रा का, आप अपने धन का ऐसी चीज़ों में प्रयोग कर सकें जो भविष्य में आपकी स्थिति को और अच्छा बनाए। और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण दिया है। शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये दरअसल ये पूरा पैरा क्या बता रहा है? ये पूरा पैरा ये कह रहा है कि अगर हमारा थोड़ा विकास होता है और हमारे हाथ में हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ धन आ जाता है, हमारे पास मुद्रा आ जाती है। जब हमारे पास मुद्रा आएगी, धन आएगी, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। जब किसी व्यक्ति के पास खाना, रहना, कपड़ा और आज के टाइम में बिजली और स्वास्थ्य है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में जुड़ गई हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी, नाम सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकता थी, लेकिन आज जब मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं तो उसमें बिजली भी शामिल हो गई है और शिक्षा भी उसमें शामिल हो गई है। तो जब आदमी या कोई भी व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान जैसी ज़रूरत को पूरा कर लेता है, तो उसके पास जब धन बचता है तो उसे वो शिक्षा में खर्च करता है, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर हमने बच्चों की शिक्षा में खर्च किया तो वो कुछ पढ़ लिख कर आगे चलकर जो भी शिक्षा से उन्हें कुशलता हासिल होगी, उसके प्रयोग से वो माता पिता जिस स्थिति में है उससे बेहतर स्थिति में रह पाएंगे, ज़्यादा धन कमा पाएंगे। कहने का मतलब, अगर शिक्षा में निवेश किया जाता है तो बच्चे आगे चलकर और अधिक कमा सकते हैं। निवेश का क्या मतलब है? तो निवेश का मतलब होता है, तुमने इंग्लिश में शब्द सुना होगा, इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी चीज़ पर पैसा खर्च करना, और पैसा इस उद्देश्य से खर्च करना कि भविष्य में वह हमें फल देगा, अच्छा फल देगा, यानी बढ़ोतरी करके हमें वो वापस मिल जाएगा। इसको निवेश बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, निवेश का मतलब होता है मुद्रा को किसी भी काम में लगाना, और इस उद्देश्य से लगाना कि भविष्य में वह मुद्रा हमें बढ़कर मिलेगी। तो लोग बच्चों की शिक्षा में निवेश करते हैं यही सोचकर कि आगे आने वाले टाइम में, देखो यहाँ पे लिखा है, अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में, इसी उम्मीद में बच्चों की शिक्षा पर निवेश करते हैं कि भविष्य में उन्हें आर्थिक प्रतिफल मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये पहरा आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, अब देखो हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था कि हाँ इन्होंने 2 उपाय सोचे हैं सरकार ने, तो दूसरा क्या है? लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो ये क्या है कि अभी अभी हमने बात की थी कि एक लक्ष्य बना लिया कि निर्धनता को इस हद तक खत्म करना है, इस सीमा तक हम लोगों को निर्धन होने से बचा लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या योजनाएं बनाई हैं वो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा ना, कार्यक्रम, कार्यक्रम मतलब योजनाएं। तो पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसका नाम शॉर्ट में है मनरेगा, म से महात्मा, इनके जो शब्द हैं इन्हीं शब्दों को मिलाकर मनरेगा शब्द बनाया गया है, और ये 2005 का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका
सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। और अगर आप टेलीविज़न देखते हैं तो आपने इस तरह की ब्रेक आते हुए भी देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट जब आता है तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट भी आती है, और स्पेशली डीडी नेशनल वगैरह पे तो आती ही है। तो इसका क्या मतलब है, जिन बच्चों को पता है वो ठीक, जिन्हें नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। इस योजना के तहत सरकार ने ये प्लान किया है कि जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें कम से कम 100 दिन रोजगार मिले, 100 दिन रोजगार मिले। और उस रोजगार के बदले में, रोजगार के बदले में मतलब काम के बदले में, मतलब सरकार ही काम देगी और सरकार ही उस काम के बदले में पैसे भी देगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आमदनी घर में होगी तो आर्थिक मजबूती तो आएगी ही। तो आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ साथ, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि सतत विकास मतलब लगातार, सतत का मतलब है लगातार विकास करने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य है सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से भी किसानों को बचा लेना, या ये कहना कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इन सब समस्याओं का सामना करते हैं, सूखा, पेड़ों की कटाई, मिट्टी का कटाव, इन सब चीज़ों से उनकी कृषि खराब हो जाती है, तो इन सब समस्याओं से भी बचाएगी ये योजना। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मनरेगा योजना के उद्देश्यों में यहाँ पर लिखा है कि 100 दिन का रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएगी जो लोग गाँव में रहते हैं, और इसके साथ ही गाँव के लोगों को इन समस्याओं से भी बचाएगी, सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव। यहाँ पर लिखा है मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार, मतलब जितना भी धन या लोगों पर खर्च करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च करने वाले हैं, उसका 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। मतलब आप 1/3 महिलाओं को काम देंगे ही देंगे। उसके बाद मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए, अकुशल श्रमिक का क्या मतलब होता है, देखो श्रमिक है और उसके साथ अकुशल शब्द भी लगा दिया। अकुशल का मतलब होता है जो कुशल नहीं है। तो कुशल क्या होता है, कुशल जिसकी, जो किसी काम को करने में माहिर हो, वो कुशल है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें किसी विशेष काम में महारत हासिल नहीं है, वो सिर्फ बताए अनुसार मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अकुशल श्रमिक कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि कोई हाथ का कपड़ा बनाना जानता है, तो उसकी कुशलता हो गई हाथ का कपड़ा बनाने में। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के काम को करने में कुशल नहीं है, आपको किसी काम में महारत हासिल नहीं है, तो आप अकुशल श्रमिक की श्रेणी में आएंगे। तो इन्होंने जो इस तरह के अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए मजदूरी दर मतलब जो उन्हें मेहनताना मिलेगा, उस मेहनताना को 168 से लेके 281 प्रतिदिन तक तय की गई है। मतलब इससे कम नहीं दे सकते आपको। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से मेहनत करवा रहे हैं, मजदूरी ले रहे हैं उनकी, उनसे काम, उन्हें काम के बदले में आपको इस सीमा के अंतर्गत पैसे देने होंगे। 168 से 281 रुपए प्रति दिन तय कर दी गई। मतलब ये जो है, ये राशि महत्वपूर्ण है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। मतलब लोगों को इस तरह के रोजगार देने में दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी उस धन के लिए भी और उन्हें काम देने के लिए भी। कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक मतलब जिसने भी महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत काम मांगा है, जो लोग भी काम मांग रहे हैं, जो भी गाँव के लोग काम मांग रहे हैं, अगर उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें दैनिक बेरोजगारी भत्ते के वो हकदार होंगे। मतलब उन्हें बिना काम के ही कुछ धन सरकार देगी। काम देगी तो पूरा पैसा देगी, काम नहीं देगी तो बेरोजगारी का भत्ता देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें भी बताई गई हैं, यानी कि कुछ और कार्यक्रम भी बताए गए हैं। ये तो एक कार्यक्रम था जिसके बारे में मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बता दी, और अब हमारी वर्कशीट हमें कुछ और बातें बता रही है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। देखिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये दूसरा कार्यक्रम हो गया। पहला ये और दूसरा ये उन सभी निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। मतलब
वही अकुशल श्रमिक जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ये उन्हीं लोगों के लिए है। उन्हें अपने काम के बदले में ये योजना अनाज देती है, धन नहीं, अनाज। 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये 1993 की योजना है। ये हम तीसरी योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। और योजना के तहत इसका क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा शब्द आया है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। बेरोजगार शब्द से मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो शायद आपको पता हो ना भी हो। और वो बात ये है कि बेरोजगार हम किसे कहते हैं। जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उसे काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार है। जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो बिना पढ़ा लिखा है, तो वो बेरोजगार, और वो काम नहीं कर रहा है, घर पर बैठा है, तो आप उसे बेरोजगार नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होगी आपके लिए कि बेरोजगार उसे कहते हैं जो काम करने का इच्छुक है और उसे काम ना मिल रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ऐसे युवाओं को मदद करती है ये 1993 में शुरू की गई योजना, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये लोगों को लघु व्यवसाय यानी छोटे उद्योग स्थापित करने में मदद करती है। इसके बाद 1995 में शुरू की गई है एक अन्य योजना, जिसका नाम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। और मैं यहाँ पर तुम्हें एक और शब्द का मतलब बता देती हूँ, स्वरोजगार, जो हमारी ऊपर वाली लाइन में भी आता है। स्वरोजगार का मतलब होता है अपना काम शुरू करना है। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे कारखाने लगा लेते हैं या घर में कोई छोटा सा काम शुरू कर लेते हैं, तो स्वरोजगार। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अच्छा, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक तो ये वाली योजना जो 1993 वाली है और ये 1995 वाली है, ये दोनों ऐसी योजनाएं हैं जो शहर में रह रहे लोगों के लिए भी हैं, जबकि हम अन्य योजनाएं देख रहे हैं जो ज्यादातर गांव में रहने वाले लोगों के लिए ही हैं या उन्हीं से संबद्ध हैं। तो ये योजना शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में। और इसका उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण सहकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता के ऊपर लाना। सहकारी और सरकारी, इस तरह के शब्द आपने कई बार पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर, मतलब लोगों को, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम कुछ काम कर सकें एकजुट होकर, और वो एकजुट होकर संगठित होकर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा, मतलब ग्रुप में वो कोई काम शुरू करते हैं कुछ लोग मिलकर, और उस काम को शुरू करने के लिए वो बैंक से मिलकर ऋण लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। इस तरह की संस्थाओं में या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें सहकारी संस्थाएं आती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दूध, ये ऐसी चीज़ है जो गांव के कुछ लोग मिलकर, जिन्होंने डेयरी चला रहे हैं या दूध को एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहां से उन सब का दूध पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर संस्था गांव में अपना वाहन भेजकर वहां से दूध कलेक्ट करवाती है। तो मैं ये आपको एक एग्जांपल दूध का दे रही हूँ, और दूसरी चीज़ों से संबंधित भी है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है दूध का। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। देखिए ये भी गांव से ही संबंधित है। इसका क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना। प्राथमिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा ना, डिस्पेंसरी होती हैं और एक होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल। तो जो डिस्पेंसरी है वो हमें प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में हमारी मदद करती है। हल्की फुल्की हमें कोई दिक्कत है तो हम वहाँ जाकर दिखा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा आपको पता ही है, दिल्ली में एमसीडी के स्कूल यानी कि 5वीं तक की जो कक्षा होती हैं वो प्राथमिक शिक्षा, वहाँ तक की शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा मानकर चलते हैं। ग्रामीण आश्रय, आश्रय मतलब घर,
पेयजल मतलब उन्हें जल की सुविधा देना, और विद्युतीकरण का मतलब गाँव में बिजली पहुंचाने जैसी कामों से जुड़ी हुई है ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्राम उदय, ग्रामों का उदय करना है, तो उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, पानी और बिजली देनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी योजना का नाम है अंत्योदय अन्न योजना। तो जब हम इस अन्न योजना की बात कर रहे हैं तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये योजना जो है निर्धनों के लिए चलाई गई है। तो आप याद रखिएगा, हमने बहुत सारी योजनाएं पढ़ी और आप इन योजनाओं को अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर पेपरों में ये प्रश्न आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। कम से कम 5 तो ज़रूर ही याद रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो कम से कम 5 तो उस वक्त याद रहनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भावी चुनौतियाँ। हाँ स्टूडेंट्स, हमारी वर्कशीट थोड़ी लंबी हो जाती है और इसका एकमात्र कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियर रहें और आपको कभी भी भविष्य में इस तरह के शब्द आएँ, इस तरह की बातें आएँ तो आपको कभी भी दिक्कत ना हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेरोजगार किसे कहते हैं, और हो सकता है कि आपको ये बात पता ही ना हो कि बेरोजगार कहते किसे हैं, जो काम नहीं कर रहा उसे, या जो काम चाहता है उसे काम ना मिले उसे। तो मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मैं हमेशा आपको आपकी वर्कशीट के साथ साथ देती रहूँगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसे दबा दें। आगे बढ़ते हैं। निर्धनता, भावी चुनौतियाँ। भावी चुनौतियों का मतलब है कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, सामने चुनौतियाँ क्या हैं, भावी मतलब जो मौजूद हैं, मौजूद चुनौतियाँ क्या हैं हमारे सामने। तो यहाँ पर लिखा है भारत में निर्धनता में गिरावट तो आई है, लेकिन इसके बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती है। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि निर्धनता भारत में कम तो हो रही है, लेकिन इसके बाद भी निर्धनता को जड़ से समाप्त करना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखो, कम होने में और जड़ से समाप्त होने में फर्क है। तो ये एक बड़ी चुनौती है भारत से निर्धनता को पूरी तरह खत्म करना। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि चीन में ये जो निर्धनता है वो सिर्फ 1%, निर्धनता की सीमा से नीचे जो लोग हैं वो सिर्फ 1% है, जबकि भारत की कितनी ज़्यादा परसेंटेज हमने पढ़ी थी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। देखो यहाँ पर ये भी लिखा है, गांव और शहरों में रहने वाले लोगों में हर राज्य में हमें असमानता देखने को मिलती है। मतलब गाँव के लोग जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब दिखाई देते हैं, शहर की स्थिति फिर उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि, समृद्धि के साथ देखिए यहाँ पे विकास शब्द लिखा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। तो यहाँ पर ये लाइन हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है? ये कह रही है कि हम निर्धनता को समाप्त जो करने का सोच रहे हैं या करने के काम में हम लगे हैं, इसे किस तरह कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देकर, जनसंख्या में गिरावट के द्वारा, महिला और समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, यानी कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, काम नौकरियां नहीं करती हैं, उनके हाथ में धन अपेक्षाकृत, पुरुषों की अपेक्षाकृत अपने ऊपर खर्च करने के लिए या अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करने के लिए नहीं होता है। और महिला की तरह ही जो समाज के कुछ अन्य लोग भी हैं समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से मतलब धन धन संबंधी तरीके से अगर हम देखें तो वो कमजोर हैं। तो आगे बढ़ें, क्या कह रहे हैं ये अच्छा, इस लाइन को हम पूरा तो किया ही नहीं हमने कि निर्धनता की समाप्ति इन सब चीज़ों के द्वारा हो सकेगी। निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है उसमें गिरावट हो, और महिलाओं को भी, और दूसरे जो महिलाओं के साथ अन्य वर्ग हैं, कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से, उन्हें सशक्त किया जाए। सशक्त मतलब उनकी स्थिति बेहतर करने की कोशिश की जाए। ऐसा होने पर निर्धनता में कमी हो सकेगी। अच्छा, निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य की सुविधा, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सम्मान है?
ये एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ भोजन जुटा लेना भर निर्धनता का खत्म हो जाना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ये सब चीजें जरूरी हैं। और क्या भोजन के अतिरिक्त उन्हें जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्ति प्राप्त है? विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। यहाँ पर ये बताया गया है निर्धनता को खत्म करने के साथ साथ ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये सब वो लक्ष्य हैं जो हमें अपनी निर्धनता को खत्म करने के अतिरिक्त ध्यान में रखने हैं और इनको पूरा करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं फटाफट। निर्धनता दूर करने के 2 तरीके हमने शुरू में ही पढ़े थे। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। दूसरा प्रश्न, निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है आर्थिक विकास से? तो मैंने आपको बताया ही था, आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन आपस में जुड़े हुए हैं। आर्थिक विकास के अवसर जब लोगों को मिलते हैं तो वो निवेश करते हैं आवश्यक संसाधनों में और इस उम्मीद से निवेश करते हैं कि उससे उन्हें आगे चलकर आर्थिक प्रतिफल मिलेगा, जिसमें उदाहरण था बच्चों को स्कूल भेजना। और इस तरह आर्थिक विकास निर्धनता को कम करने में भूमिका निभाता है। मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य तो वो मैंने आपको बताए ही थे, सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से ग्रामीण लोगों को बचाना और उनका सतत विकास करना। चौथा है हमारा, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के क्या लाभ हैं? तो सीधी सी बात है, स्वरोजगार योजना से उनका रोजगार बनेगा, वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे, निर्धनता की सीमा से ऊपर रहेंगे, आत्मसम्मान के साथ साथ शिक्षा, घर, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इससे देश की भी आर्थिक समृद्धि होगी। 5वां प्रश्न, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो मैंने यहाँ पर 6 बिंदु लिखे हैं और ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं। आप इसके अलावा भी अपने विचार में जो भी आपके दिमाग में हो, आपके विचार में हो, वो लिख लेना। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों देंगे? तो सिर्फ भोजन और आवास से काम नहीं चलेगा, हमने ये अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहिए ही समाज से, जिसमें शिक्षा, सुविधा, रोजगार और भेदभाव मुक्त जीवन तो है ही। इसके साथ उससे भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब ये सब चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ समाज में रह सकें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी, आपके लिए यूज़फुल सिद्ध हुई होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण और अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन आ रहा होगा, आप वीडियो के नीचे जब देखेंगे उसको क्लिक कर दें, उसका कलर बदल गया मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।